हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करने वाले अपना रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन अभी हो रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि 1-1.5 महीना बचा हुआ है। जैसे मैंने खुद किया था कंप्लीट, वैसे मैं आपको करवाने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं एमसीक्यूज भी लाने वाली हूँ। यस, 10 एमसीक्यूज मैं डेली के लाऊंगी एंड बहुत लंबा लंबा नहीं लाऊंगी मैं एमसीक्यूज। फटाफट से आपको कंसेप्ट करवाया एंड एमसीक्यूज करा दी, सो दैट अगर आपको लास्ट डे पे भी उसको रेफर करना हो तो हम वो भी कर पाएंगे। और एक वीडियो में हम क्या करेंगे, जब हमारे सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे तो हम सारे एमसीक्यूज में जितने भी कंसेप्ट हैं हम उन कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ साथ एक बार फिर से करवा दूंगी। चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिमांड एंड रिकवरी। एक चैप्टर हम करेंगे थ्योरी, एक चैप्टर हम करेंगे कंसेप्चुअल, सो दैट सबका कॉम्बिनेशन चलता रहे। क्योंकि ये चैप्टर जो थ्योरी वाले हैं उसमें कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, ये एज इट इज ही आते हैं, बट हम इनको छोड़ देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा मार्क्स हमें दिलाते हैं चैप्टर। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी। यस, डिमांड एंड रिकवरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम चैप्टर को देख लेते हैं, चैप्टर कह क्या रहा है। ये कह रहा है डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड का मतलब क्या, गवर्नमेंट आपसे कुछ मांग रही है, बिल्कुल मांग रही है। रिकवरी का मतलब क्या, गवर्नमेंट आपसे वो चीज निकाल कैसे रही है। डिमांड तो उसने कर ली, अब या तो आप खुद दे दो या फिर गवर्नमेंट आपसे रिकवर करेगी। ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी में। चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, तो अच्छे से इसको करना है। My sole motive to do the revision session is to make you the thing revising in the session only, कि क्लास में ही हम लेक्चर्स में ही चीजों को अच्छे से लर्न कर पाए, रिटेन कर पाए। तो मैं 3-4 बार आपको करवाऊंगी सो दैट आपका रिकॉल होता रहे चीजें। तो हमने क्या कहा, हमने कहा हम पढ़ रहे हैं डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड एंड रिकवरी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है डिमांड एंड रिकवरी कब जरूरत पड़ेगी। डिमांड एंड रिकवरी की गवर्नमेंट को कब जरूरत पड़ेगी वो हमने देखना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करवाने से पहले आपको 2 सेक्शंस लर्न करवाना चाहूंगी, सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 73 एंड 74। 73 कब आएगा, 73 तब आएगा जब आपने जानबूझकर कुछ गलती नहीं करी है, मतलब फ्रॉड आपने नहीं करा है, पर्पसली आपने कुछ गलत नहीं करा है, तो आएगा सेक्शन नंबर 73। 74 कब आएगा, जब आपने फ्रॉडुलेंटली क्या करा है, टैक्स को कम पे करा है। वो हम देखेंगे किस किस केस में डिमांड एंड रिकवरी निकालती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 73 सिर्फ अभी के लिए इतना लर्न करना है हमने। सेक्शन 73 जब गलती हो जाए, जानबूझकर कुछ नहीं गया। सेक्शन 74 जब जानबूझकर फ्रॉडुलेंटली कुछ गलत किया गया है, तब आएगा सेक्शन नंबर 74। अब सबसे बड़ी बात आती है डिमांड एंड रिकवरी की बात क्यों आ रही है। डिमांड एंड रिकवरी की बात क्यों आ रही है, गवर्नमेंट आपसे डिमांड क्यों कर रही है। क्या गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ गई तो गवर्नमेंट आवाज लगा रही है प्लीज मुझे पैसे दे जाओ, नहीं। गवर्नमेंट डिमांड तब कर रही है जब गवर्नमेंट को पता चले कि आपने टैक्स शॉर्ट पे किया है। टैक्स क्या किया है, मेरे साथ रिपीट करो, शॉर्ट पे किया है। बोल के मेरे साथ रिपीट करना है, टैक्स क्या किया है, टैक्स इज शॉर्ट पेड। तो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर सकती है, हाँ इस बंदे ने कम टैक्स दिया, इससे डिमांड निकालो, इसको नोटिस इशू करो। क्या गवर्नमेंट आवाजें लगाएगी घर से आ जाओ, नहीं, गवर्नमेंट आपको नोटिस इशू करके बुलाएगी। तो सबसे पहले क्या केस हो सकता है जब आपको नोटिस आ सकता है, टैक्स इज शॉर्ट पेड, टैक्स आपने कम पे किया है। माइंड में रखना, मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ फिर से। सेकंड थिंग, कब गवर्नमेंट आपसे डिमांड करेगी, जब आपने एरोनियसली रिफंड ले लिया है। कोई ऐसी आइटम जिसपे कोई रिफंड नहीं बनता था, कोई ना तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर थी ना आपका एक्सपोर्ट का केस था, बट स्टिल आप अपना रिफंड लिए जा रहे हो, बेमतलब का रिफंड लिए जा रहे हो, गलत रिफंड ले लिया आपने, तो एरोनसली रिफंडेड। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट कब आपसे डिमांड करेगी, जब आपने टैक्स को क्या पे किया है, शॉर्ट पे किया। याद रखना, मैं बार बार यहीं से रिवाइज करवाऊंगी। जब आपने क्या किया है, टैक्स को शॉर्ट पे किया है, टैक्स इज एरोनियसली रिफंडेड। और या फिर आपने आईटीसी को गलत ले लिया है, मैंने अपने घर पे एसी खरीदा पर मैंने ऑफिस में उसका आईटीसी ले लिया, मतलब आपने आईटीसी तो लिया लेकिन रॉन्गली अवेल्ड किया, क्योंकि पर्सनल चीजों पे आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो आपने क्या किया, 3 चीजें हमने क्या पढ़ी। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, कब डिमांड एंड रिकवरी निकल सकती है, सबसे पहली बात जब क्या हो, टैक्स शॉर्ट पेड हो। सबसे पहली बात क्या हो, टैक्स शॉर्ट पेड हो। सेकंड, आपने एरोनियसली रिफंडेड ले लिया हो, आपने गलत तरीके से रिफंड ले लिया हो। थर्ड थिंग क्या हमने पढ़ी थी, आईटीसी आपने गलत तरीके से लिया हो, ऐसी आइटम्स पे आपने आईटीसी लेके बेनिफिट ले लिया जिन पे आईटीसी लेना बनता ही नहीं था। 3 चीजें फटाफट से रिपीट करो इन 10 सेकेंड्स। टैक्स शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, एरोनियसली रिफंडेड। ठीक है, उसके बाद
नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, आपने टैक्स को सेल्फ असेस करा था कि मेरा इतना टैक्स बनता है, डिक्लेयर कर दिया पर उसकी पेमेंट ही नहीं की, तो नॉन पेमेंट किस चीज की आपने करी है? सेल्फ असेस टैक्स। आपने टैक्स तो कैलकुलेट कर लिया बट आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। फिर आपने कोई ऐसा अमाउंट टैक्स के नाम पे कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल नॉन टैक्सेबल आइटम, कोई ऐसी आइटम थी जो एग्जाम्प्ट कर दी थी गवर्नमेंट ने, बट स्टिल आप लोगों से टैक्स के नाम पे पैसा कलेक्ट कर रहे हो, तो अब आप क्या गवर्नमेंट को ये बोलने वाले हो, अरे भाई टैक्स बनता ही नहीं तो तुम क्यों मांग रहे हो, मेरी मर्जी में लेकर खा जाऊं? नहीं, चाहे टैक्स नहीं बनता था बट आपने कलेक्ट कर लिया तो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। फिर से रिपीट करी हुई, आगे भी आएगा। आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, चाहे उस पे नहीं बनता था टैक्स बट स्टिल आपने कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट कह रही है तुमने ले लिया तो मुझे तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो। टैक्स इज शॉर्ट पेड, सोल मोटिव इज टू लर्न द थिंग, सो अच्छे से ध्यान देना। टैक्स इज शॉर्ट पेड। सेकंड, एरोनियसली रिफंडेड या फिर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, दो चीजें टैक्स के नाम पे पढ़ी हमने। टैक्स को आपने सेल्फ असेस तो कर लिया तो पेमेंट नहीं किया, या फिर आपने टैक्स के नाम पे पैसा कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। टैक्स के नाम पे पैसा कलेक्ट किया जबकि नहीं करना चाहिए था बट गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। तो ये 5 केसेस क्या हो गए? ये 5 केसेस हो गए जिसमें आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। यहां से इसको टिक करो, आपको ये पढ़ना है लास्ट डे पे। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट रिवीजन है तो मैं आपको वही करवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है एंड जो क्वेश्चंस रेपिटेटिव बेसिस पे आते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 73 एंड 74। ये बहुत डिटेल में है, इसके नीचे समरी दी हुई है तो हम सीधा समरी पे जंप करेंगे सो दैट हमें कीवर्ड भी लर्न हो जाए एंड हमारा कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, चलो देखो ये क्या कह रहा है, द अबव प्रोविजन हैव बीन समराइज्ड, मतलब ऊपर जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं उनकी समरी बना के दी हुई है। ऊपर जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं उनकी समरी बना के दी हुई है एज पर दिस चैप्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आती है, इसको छोड़ो, सबसे पहले आप आओ, जो नोटिस इश्यू होगा सेक्शन 73 एंड 74 में उसका टाइम पीरियड क्या है? जो नोटिस इश्यू होगा उसका टाइम पीरियड क्या है? नोटिस का टाइम पीरियड क्या है? एक हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 73, एक हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 74, लर्न किया था सिर्फ हमने। सेक्शन 73 नॉर्मल केसेस, सेक्शन 73 क्या कहता है? नॉर्मल केसेस। सेक्शन 73 क्या कहता है? नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस में हम ये देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको कब तक नोटिस इशू कर सकता है। जो डिपार्टमेंट है वो आपको डिमांड एंड रिकवरी का नोटिस कब तक इशू कर सकता है नॉर्मल केसेस में। मैं आपको बताऊं, पहले तो हम पढ़ते हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्वेश्चन में कैसे करना है, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, नॉर्मल केसेस में टाइम फॉर द इश्यूएंस ऑफ नोटिस, डिपार्टमेंट आपको कब तक नोटिस इशू कर सकता है? डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है, डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है विद इन 2 years फ्रॉम द 2 years एंड 9 months। कब नोटिस इशू कर सकता है? 2 years एंड 9 months। 2 years एंड 9 months from the date of filing of annual return। 2 year and 9 months from the date of filing of annual return to which the demand pertains। या तो जिस पीरियड का डिमांड है या रिफंड है। फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड है 2021 ले लो, चलो ये डिमांड बनती है 2021 की, 2021 पीरियड की ये डिमांड है। माना कि जो ये टैक्स है वो 2021 पीरियड का है। नोटिस कब तक आएगा? नोटिस कब तक आएगा? ध्यान देना, नोटिस आएगा विद इन 2 years and 9 months। 2 years and 9 months कब से लेने हैं हमने? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिस पीरियड का टैक्स है। सबसे पहले देखो टैक्स किस पीरियड का है? टैक्स है 2021। 2021 की एनुअल रिटर्न कब फाइल होगी?
मार्च 21 के बाद आता है दिसंबर 21, लास्ट डेट है। दिसंबर 21 तक की एनुअल रिटर्न फाइल होगी। दिसंबर 21 की एनुअल रिटर्न इसकी फाइल होगी 2021 की। वो कह रहा है तब से लेकर एनुअल रिटर्न से लेकर 2 years and 9 months, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से लेकर 2 years and 9 months, 2 years and 9 months काउंट करो। 2 years कब हो जाएंगे? ये तो आ गया दिसंबर 21, दिसंबर 22, दिसंबर 23, ये तो आ गया 2 years। दिसंबर 21, दिसंबर 23, 9 मंथ्स काउंट करो, ये आ जाएगा 30th सितंबर 24। कितना आ जाएगा? 30th सितंबर 24। क्या बोल रहा है वो? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मल केसेस में आपके पास कब तक आ सकता है नोटिस? 2 years and 9 months। 2 year and 9 month का मतलब क्या? कहां से 2 year and 9 month काउंट करना है? 31 मार्च से नहीं, जब उस पीरियड में, जिस पीरियड से आपका टैक्स रिलेट कर रहा है, उस पीरियड की जब एनुअल रिटर्न फाइल होती है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर जब का वो रिफंड है तब से लेके 2 years and 9 months। अब मैं आपको बताती हूँ, बेयर लैंग्वेज में एज इट इज शॉर्ट लैंग्वेज नहीं लिखी गई है। वहां पे सबसे पहले बताया गया है कि जो क्या कहते हैं केस है, वो ऑर्डर उसका कब तक आएगा। सबसे पहली बात करेगा ऑर्डर कब तक निकालना है डिपार्टमेंट ने। ये कह रहा है डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकालना है 3 years। डिपार्टमेंट में ऑर्डर क्या निकालना है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब एक बताओ, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न तो हमने निकाल ली दिसंबर 21, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न हमने निकाल ली दिसंबर 21। तो एक बात बताओ, दिसंबर 21 से 3 years कब होंगे? दिसंबर 24 हो जाएगा, 3 years हो गए। उन्होंने बोला है कि ऑर्डर आपको 3 साल तक देना है। ऑर्डर 3 साल तक देना है, मतलब गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कब तक देना है आपको? 3 years तक देना है। 3 years कहां से देने हैं? मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो वहां से 3 years तक आपको ऑर्डर देना है। तो नोटिस क्या बोला उसने? नोटिस को उसने रिवर्स कर दिया, 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ ऑर्डर, 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर। मतलब जब आपने ऑर्डर देना था उससे 3 महीने पहले। तो 3 साल से 3 महीने कट कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 years and 9 months। 2 years and 9 month हो गया ना, वही उसने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोल दिया। फिर से रिपीट करो, सेक्शन 73, अब आंखें बंद करके, ऑर्डर कब तक आ जाना चाहिए? 3 years। 3 years कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, बस इतना लिख दोगे? नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। कौन से साल, किस चीज की एनुअल रिटर्न? या तो जब का वो टैक्स है तब की एनुअल रिटर्न, या फिर जिस टाइम आपने रिफंड लिया है, फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंडेड, जिस डेट से आपने रिफंड लिया है। देखो, 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड परटेन्स और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियसली रिफंडेड। ठीक है, जिस साल का टैक्स था वहां से, या फिर जिस साल का वो था उस साल, उस डेट से 3 years तक आपको ऑर्डर देना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मेन चीज क्या रखनी है क्वेश्चन में, हमने कैसे लिखना है? सबसे पहले ऑर्डर का टाइम देना है, फिर 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर। फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2 year 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आपको बता रही हूँ मार्क्स कैसे लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? एडजुडिकेशन की डेट बतानी है, फिर हमने 3 years प्रायर वाला रिवर्स वाला बताना है, फिर हमने बताना है इसका मतलब हुआ 2 years 9 months। तो ये था हमारा नॉर्मल केस। ये क्या था? हमारा नॉर्मल केस। फिर आ जाता है हमारा फ्रॉडुलेंट केस। फिर आ जाता है हमारा फ्रॉडुलेंट केस। फ्रॉडुलेंट केस में भी अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, फ्रॉडुलेंट केस में एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आपको कब देना है जब केसेस फ्रॉड के हैं? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट, ध्यान रखना डेट आपने कब भी फाइल करो, ड्यू डेट की बात कर रहा है तो 31 दिसंबर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर क्या बोला गया है? फ्रॉम द डेट ऑफ द एरोनियस रिफंडेड। या तो जिस साल 5 years फ्रॉम द किससे? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंडेड। तो क्या बोला गया यहाँ पे? वहां कितना था?
एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर, कितने साल में आपको ऑर्डर देना है? 3 सालों में देना है। 3 सालों में कब से देना है? 31 दिसंबर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जब से वो टैक्स है या फिर एरोनियसली रिफंडेड की डेट से। उसके बाद फ्रॉड के केसेस में 5 इयर्स, फ्रॉड के केसेस में 5 इयर्स। अब सिंपल सी बात है, फ्रॉड का केस है तो टाइम ज्यादा दिया गया है, फ्रॉड का केस है तो टाइम ज्यादा दिया गया है, तो वहां था 3 मंथ्स प्रायर, यहां हो जाएगा 6 मंथ्स प्रायर, यहां हो जाएगा 6 मंथ्स प्रायर। तो क्या डेट हो गई? तो ऑर्डर की नोटिस की डेट क्या होगी? 4 इयर्स 6 मंथ्स। क्या हो गई? 4 इयर्स 6 मंथ्स। अब फटाफट से मैं इसको चार्ट के थ्रू आपको बता रही हूँ, सो दैट आपको रिपीट मेरे साथ करना है। चलो देखो, एक तो आता है नोटिस का पीरियड, एक आता है ऑर्डर, एक है नोटिस, एक है ऑर्डर। नोटिस भी सेक्शन 73 में भी है, सेक्शन 74 में भी है, ठीक है, सेम एज ऑर्डर भी सेक्शन 73 में भी है एंड सेक्शन 74 में भी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमने जाना है ऑर्डर पे। ऑर्डर यहाँ पे 73 का ऑर्डर कब तक था? 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग या ड्यू डेट? ड्यू डेट, ये वर्ड ध्यान रखना, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। आपने कभी भी फाइल की हो, ये ड्यू डेट को पकड़ के चलेगा, ठीक है। और नोटिस इसका कब हो जाएगा? 3 मंथ्स प्रायर। 3 मंथ्स प्रायर का मतलब क्या हुआ? 2 इयर्स 9 मंथ्स। क्या हुआ? 2 इयर्स 9 मंथ्स। सेम एज सेक्शन 74 में, सेक्शन 74 में क्या बोला गया है? 5 इयर्स में डेट ऑफ ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर का टाइम कितना है? 5 इयर्स। और फ्रॉड में टाइम ज्यादा लगता है तो 6 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर। 6 मंथ पहले, कब से? जब आपने ऑर्डर पास करना है उससे कम से कम 6 महीने पहले आपका नोटिस चला जाना चाहिए। तो 6 महीने पहले नोटिस जाएगा तो 4 इयर्स 6 मंथ। 6 महीने पहले नोटिस जाएगा तो क्या बन गया आपका? 4 इयर्स 6 मंथ बन गया। आई होप आपको लर्न हो गया हो। फटाफट से एक बार मेरे साथ रिपीट, जितनी बार मैं रिपीट करवा रही हूँ आपको उतनी बार रिपीट करना है अगर आपको अच्छे से रिवीजन करनी है तो। सेक्शन 73 ऑर्डर का टाइम, सेक्शन 73 ऑर्डर का टाइम 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर जब आपने रिफंड लिया। और नोटिस का टाइम एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ? एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर। और 3 मंथ्स प्रायर मतलब क्या बन गया? 2 इयर्स 9 मंथ्स। सेम एज 74 क्या था? फ्रॉड वाला केस। 5 इयर्स में क्या आना चाहिए? एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर आना चाहिए एंड नोटिस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए? एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द ऑर्डर। 6 मंथ्स प्रायर हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपने एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, जो मैंने आपको समझाया था। आपने टैक्स के नाम पे अमाउंट तो कलेक्ट कर लिया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया। अगर आपने ऐसा किया है, टैक्स बनता ही नहीं था, आपने फिर भी कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को दिया नहीं, तो गवर्नमेंट कह रही है हम जैसे मर्जी जब मर्जी ले, तुमने फ्री फंड का खाया है तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। तो नो लिमिट आपको ऑर्डर करने की, नो लिमिट, सॉरी नोटिस इशू करने की नो लिमिट, नोटिस इशू करने की नो लिमिट। ये सेक्शन 70, चलो देखते हैं यहाँ आगे आएगा 76 में। नो लिमिट ऑर्डर करने की, सॉरी नोटिस इशू करने की नो लिमिट जब आपने एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, टैक्स के नाम पे पेमेंट कर ली, तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। जब गवर्नमेंट को पता चलेगा तब वो आपके पास आ जाएगी, जब गवर्नमेंट को पता चलेगा तब वो आपके पास आ जाएगी मांगने, ठीक है। और ऑर्डर इसका कब देंगे? जब नोटिस हुआ, डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, जब नोटिस इश्यू हुआ उसके विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल कब से? एनुअल रिटर्न नहीं, एनुअल रिटर्न की तो यहाँ बात ही नहीं है। गवर्नमेंट को जब पता लग रहा है तभी वो आपसे मांगने आ रही है, तो ऑर्डर तो वो बाद में देगी ना, पहले नोटिस इशू करेगी। तो नोटिस तो जब उसको पता लगेगा तब वो दे देगी आपको। तो आपसे पैसा ऑर्डर कब निकालेगी? विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। क्या पढ़ी हमने? 3 चीजें पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी है। सेक्शन 73, सेक्शन 74, ये अभी सेपरेटली आएगा सेक्शन 76 में, बट स्टिल मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद आता है हमारा नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स। आपने टैक्स तो सेल्फ असेस कर लिया था, बता तो दिया गवर्नमेंट को मेरा इतना बनता है, पर पेमेंट ही नहीं करी आपने, तो नो नीड टू इशू ए शो कॉज नोटिस, सीधा रिकवरी। क्योंकि नोटिस तो गवर्नमेंट तब इशू करेगी ना आपका इतना इतना टैक्स बनता है जो,
जब आपने खुद ही गवर्नमेंट को सेल्फ असेस करके बता दिया तो गवर्नमेंट को इशू करने की नोटिस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट कहेगी आपने तो खुद ही बोला था मेरा इतना टैक्स बनता है तो दिया क्यों नहीं। सीधा रिकवरी स्टार्ट कर देंगे हम, सीधा आपसे रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। सीधा हम क्या कर देंगे स्टार्ट, आपसे सीधा रिकवरी करनी हम स्टार्ट कर देंगे, सीधा आपसे रिकवरी करेंगे हम। ठीक है, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि पेनल्टीज कितनी बनेंगी। चलो चलो सबसे पहले हम पढ़े हैं पेनल्टी के केस में। पेनल्टी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले 73, मतलब जो नॉर्मल केस था जिसमें फ्रॉड नहीं हुआ है, उस टाइम पे पेनल्टी का क्या सीन रहेगा। देखो सबसे पहले आता है आपको गवर्नमेंट डिपार्ट, हम नॉर्मल केस पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल केस। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब डिपार्टमेंट को पता चलता है, डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है, फिर एक टाइम पे डिपार्टमेंट ऑर्डर इशू करता है। ठीक है, अगर क्या होता है आप क्या करते हो, आप टैक्स का अमाउंट, ध्यान रखना इंटरेस्ट तो आपको हमेशा देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ पेनल्टी की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरेस्ट तो आपको हमेशा देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने पेमेंट डिले कर दी तो उतने टाइम का वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो हमें देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट तो आपको ऑलवेज देना पड़ेगा। अभी हम नॉर्मल केस पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको चार्ट बना के बताऊंगी। सबसे पहली बात, अगर आपके पास नोटिस नहीं आया है बट आपको पता लग गया है कि गवर्नमेंट आपको नोटिस इश्यू करने वाली है, आपको कहीं से खबर आ गई, भाई डिपार्टमेंट को पता लग गया है नोटिस इश्यू करने वाला डिपार्टमेंट, तो आप कहोगे अरे यार मैंने गड़बड़ तो करी नहीं है तो मैं पहले ही फटाफट पे कर दूं। तो अगर आपने नोटिस इश्यू करने से पहले ही पे कर दिया, नोटिस इश्यू करने से पहले ही टैक्स पे कर दिया प्लस इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। एक तो आप शरीफ, ऊपर से नोटिस से पहले ही दे आए, एक तो आपने कोई गलती करी नहीं, दूसरा नोटिस आने से पहले ही आपने भाग भाग के पेमेंट कर दी, तो गवर्नमेंट आपको विश्वास कर लेगी हाँ भाई शरीफ बंदा है, फटाफट से दे गया। तो अगर आपने नॉर्मल केसेस में नोटिस से पहले ही पेमेंट कर दी टैक्स की और इंटरेस्ट की, तो पेनल्टी आपकी हो जाएगी जीरो, पेनल्टी क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद अब आपके पास मान लो आपको पता ही नहीं चला बट स्टिल नोटिस आ गया, बट आपने तो कोई गड़बड़ करी नहीं थी, नोटिस आया, फटाफट से आप नोटिस आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप भाग कर गए, आपने कहा भाई पेमेंट ले लो, मुझे पता ही नहीं था ऐसा ऐसा हो गया, तो अब लेके खत्म करो, तो भी आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं होगी। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, पहली बात तो हम केस पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 73 का, 73 में नॉर्मल केस है, आपने कोई भी फ्रॉड नहीं करा है, फ्रॉड नहीं करा है तो या तो आप नोटिस से पहले दे आओगे तो भी पेनल्टी नहीं आएगी, सेकंड आप नोटिस के बाद 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर जा रहे हो तो भी पेनल्टी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है, आप नोटिस आ गया आपके पास, आपने गलती तो कुछ नहीं करी थी, नोटिस आ गया और आप 30 दिन तक गए नहीं, तो आप गए नहीं तो गवर्नमेंट ने क्या करा होगा, ऑर्डर निकाल दिया होगा, नोटिस इशू करा आपको, आपने कुछ रिप्लाई नहीं करा तो गवर्नमेंट ने क्या करा, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया। अब ऑर्डर आने के बाद आप जा रहे हो, डिपार्टमेंट कह रहा है भाई तुम ज्यादा शरीफ थे तो नोटिस दिया था तब आ जाते,
अब तुम्हें कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा। तुमने ऑर्डर निकलवाया, हमारा बहुत टाइम वेस्ट कराया, तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा। बट चलो तुमने जानबूझकर कोई गलती नहीं करी, तो तुम्हारी पेनल्टी की अमाउंट हो जाएगी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। 10% ऑफ द टैक्स की अमाउंट बात हो रही है यहाँ पे। 10% किसका? 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अब आप ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का ऑर्डर भी आ गया, तो आप गए नहीं, आप 30 डेज के बाद गए। देखो ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर चले गए तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। अगर ऑर्डर आने के 30 डेज के बाद भी गए तो भी यही पेनल्टी रहेगी, तो भी यही पेनल्टी रहेगी। सेल्फ असेसमेंट तो भी यही पेनल्टी रहेगी नॉर्मल केस में। क्यों? क्योंकि आपने कुछ फ्रॉड नहीं किया तो आप पे रहम खाया जा रहा है। आपने कुछ भी गलती नहीं करी तो भी आप पे रहम खाया जा रहा है। सिंपल सी बात हमने क्या पढ़ी? देखो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 73 में कितनी पेनल्टी रहेगी। सिंपल सी बात है, एक होता है नोटिस, एक होता है ऑर्डर। एक होता है नोटिस, एक होता है ऑर्डर। जिस दिन नोटिस आया आप उससे पहले कभी भी जाओ तो नो पेनल्टी। ऑर्डर आया, नोटिस आया, आप कभी भी जाओ नो पेनल्टी, ठीक है। नोटिस आने के बाद आप जा रहे हो, नोटिस आने के बाद आप जा रहे हो 30 दिन के अंदर अंदर, नोटिस आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप जा रहे हो तो भी नो पेनल्टी। अब आप तो भी नहीं गए तो ऑर्डर निकाल दिया गया। ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अंदर जा रहे हो, ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अंदर जा रहे हो तो 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। और ऑर्डर आने के 30 डेज के बाद जा रहे हो तो भी 10% ऑफ द टैक्स और विच एवर इज हायर। सबसे बड़ी बात एक चीज समझो, हम सबसे बड़ी बात कहाँ पे पेपर में कंफ्यूज होते हैं? इशू ऑफ नोटिस, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, इशू ऑफ ऑर्डर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। देखो जो नोटिस वाला है वो तो इशुएंस ऑफ नोटिस से देखना है हमने, ठीक है। सेकंड जो ऑर्डर की बात है वो जब आपको मिला, वो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर से। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जहां पे मार खाते हैं। जो नोटिस की बात थी वो इशुएंस ऑफ नोटिस की बात थी, पर जो ऑर्डर की बात है वहां पे आपने क्या लिखना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। तो क्या पढ़ा हमने? नो पेनल्टी, नो पेनल्टी, 10% ऑफ द टैक्स और 10,000, 10% ऑफ द टैक्स और 10,000। अब आ जाओ पेनल्टी के केस में, आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर वो बंदा नोटिस से पहले ही आ जाता है, डिपार्टमेंट में नोटिस नहीं दिया तो पहले ही आ गया, तो फ्रॉड किया था आपने, कुछ भी छूट नहीं है, पर आपको 15% ऑफ द टैक्स की अमाउंट एज पेनल्टी देनी पड़ेगी। हमने सिंपल सी बात पढ़ी, नोटिस से पहले, नोटिस से 30 दिन के बाद, ऑर्डर से 30 दिन के अंदर या फिर ऑर्डर से 30 दिन के बाद। तो नोटिस से पहले आप आ गए तो वहां पे क्या था? 73 में नो पेनल्टी, नो पेनल्टी। लेकिन फ्रॉड किया था, गलती करी थी तो भुगतान करो। गलती करा था, आपने पढ़ाई नहीं की तो फेल होंगे ना हम लोग। हमने स्टडी नहीं करी तो ऑब्वियस सी बात है हम फेल होंगे, भुगतान करना पड़ेगा। ये तो है नहीं आप पहले जाके बोलोगे मुझे पास कर दो, मुझे रियलाइज हो गया, नहीं। अगर गलती करी है तो भुगतान करना पड़ेगा। तो 15%, 15%। अगर आप नोटिस आने के 30 दिन के अंदर अंदर जाते हो तो 25%, 25%, 25%। और ये माना जाएगा कि प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई है, प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई है। देखो 73, 74। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बिफोर नोटिस आ रहा है तो यहाँ कोई पेनल्टी नहीं, यहाँ 15% की पेनल्टी। अगर नोटिस के 30 डेज के अंदर आ रहा है, 30 डेज कहां से? इशुएंस ऑफ नोटिस से, इशुएंस ऑफ नोटिस से। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 25%, यहाँ कितना? 15, 25। फिर ऑर्डर आ गया, आप तब भी नहीं गए, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला। यहाँ पे बोला था 10% और 10,000, यहाँ बोला एटलीस्ट 50%, तो आपको 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स लगेगा एज अ पेनल्टी। और आप उसके बाद भी ढीठ हो, आप उसके भी 30 दिन के बाद जा रहे हो तो यहाँ रहेगा सेम, यहाँ हो गया 100%। तो फ्रॉड में क्या है? 15, 25, 50, 100, 15, 25, 50, 100, 15, 25, 50, 100। 73 में क्या था?
73 में क्या था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 10% ऑफ द टैक्स और 10,000, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 10% ऑफ द टैक्स और 10,000। ठीक है, चलो 15, 25, 50 और 100, 15, 25, 50 और 100, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस चैप्टर के थे टॉपिक, वो हमारे हो चुके हैं कंक्लूड। मोस्ट इंपोर्टेंट वाले जो थे क्या था, नो पेनल्टी, नो पेनल्टी, 10% ऑफ द टैक्स और 10,000, सेम यहाँ आ जाएगा। यहाँ 15%, 25%, 50% एंड 100% पेनल्टी। 100% किसका, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट का, 100% किसका, टैक्स अमाउंट का। और जो जो हम गड़बड़ करते हैं, नोटिस में क्या लिखना है, इश्यूएंस ऑफ नोटिस, ऑर्डर में क्या लिखना है, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। इश्यू नोटिस में क्या लिखना है, इश्यूएंस ऑफ द नोटिस, एंड ऑर्डर में क्या लिखना है, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। क्योंकि जब हम पेपर में लिखते हैं तो हमें मोटा मोटा याद रहता है, पर हम भूल जाते हैं इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, है ना। तो ये मैंने आपको क्लियर यहाँ पे करवा दिया। उसके बाद एक चीज और गिवन थी, एक चीज ये गिवन थी, द पेनल्टी शेल ऑल्सो नॉट बी चार्जेबल। पेनल्टी कब चार्ज नहीं की जाएगी, जहां पे सेल्फ असेस टैक्स जो है 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया गया है। सेल्फ असेस ऑफ द टैक्स जो है, एनी अमाउंट ऑफ द टैक्स जो है विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कर दिया गया है, तो आपकी वह पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, अदरवाइज चार्ज होने वाली है। चलो उसके बाद आता है हमारा मॉनेटरी लिमिट्स ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। कौन से लेवल का ऑफिसर कितनी अमाउंट तक का नोटिस इशू कर सकता है, कौन से लेवल का ऑफिसर कितनी अमाउंट तक नोटिस इशू कर सकता है। सीजीएसटी ऑफिसर की बात करें, क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी ऑफिसर की बात करें तो वो क्या कह रहा है, मॉनेटरी लिमिट नॉट एक्सीडिंग 10 lakhs। अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स करेगा, अगर सुप्रिटेंडेंट करेगा तो 10 लाख तक, सुप्रिटेंडेंट करेगा तो 10 लाख तक। वही आईजीएसटी में अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, आईजीएसटी में अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। मॉनेटरी लिमिट ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। सिंपल सी बात, आप सीजीएसटी के लर्न कर लो, आईजीएसटी में डबल होने वाला है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सुप्रिटेंडेंट कब तक इशू कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। अगर 10 लाख तक का मॉनेटरी लिमिट है किसका, सीजीएसटी के अमाउंट का, तो कितना कर सकता है वो, सुप्रिटेंडेंट इशू कर सकता है। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक है, 10 लाख से 1 करोड़ तक है तो डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, 10 से 1 करोड़ तक है तो डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर। सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करो, 2-3 बार हम रिपीट करेंगे, लर्न हो जाएगा। सबसे पहले हमने सिर्फ इतना लर्न रखना है माइंड में, हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी का ऑफिसर और अमाउंट। सीजीएसटी का पहले कौन सा ऑफिसर आएगा, सुप्रिटेंडेंट। सुप्रिटेंडेंट कितना इशू कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। फिर 10 लाख से 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ कौन करेगा, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर मतलब एसीडीसी, एसीडीसी करेंगे। फिर एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर कितना करेंगे, 1 करोड़ से एनी अमाउंट, 1 करोड़ से अबव है तो एनी अमाउंट, ठीक है। सुपरिटेंडेंट कितना करेगा, फटाफट से रिपीट करो आंखें बंद करके, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। फिर एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर कितना ऑर्डर करेगा, 10 लाख से ज्यादा पर नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, 10 लाख से ज्यादा पर नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर कितना वो करेंगे, 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी, हमारे आ जाता है सेक्शन नंबर 75। आई होप यहां तक आपको अच्छे से हो गया हो, क्योंकि यहां तक हमने जितना भी पढ़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है ये।
द सेंट्रल टैक्स ऑफिसर ऑफ द ऑडिट कमिश्नरेट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द जीएसटी shall exercise the power only to issue the show cause notice। ये जो सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स ऑफ ऑडिट हैं वो क्या करेंगे, ये पावर यूज करेंगे ओनली टू इशू द शो कॉज नोटिस एंड शो कॉज नोटिस बाय देम शैल बी एडजुडिकेटेड बाय द कॉम्पिटेंट सेंट्रल टैक्स ऑफिसर। मतलब ये वाले जो हमने पढ़े, ये शो कॉज नोटिस इशू करने की बात हो रही है, जो एडजुडिकेट होगा वो कौन करेंगे, कॉम्पिटेंट सेंट्रल टैक्स के ऑफिसर करेंगे, ठीक है, जिनके जुरिडिक्शन में केस रजिस्टर होगा। तो ये नोटिस की बात हो रही है, और एडजुडिकेट कौन करेगा, जिनके जुरिडिक्शन में केस इशू हुआ है। इन केस शो कॉज नोटिस हैव बीन इशूड ऑन सिमिलर इश्यूज एंड मेड आंसरेबल टू डिफरेंट लेवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद इन कमिश्नरेट, शो कॉज नोटिस शैल बी एडजुडिकेटेड बाय द, एक सेकंड, ये बस उतना ही कर लो आप, ठीक है, यहां तक लर्न हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स। चलिए वन बाय वन हम पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, पीरियड ऑफ स्टे। ऑब्वियस ही बात है, अगर क्या हो रहा है, अगर वेयर सर्विस ऑफ नोटिस और ऑर्डर इज स्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने अगर स्टे लगा दिया है तो उस पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा वो पीरियड चल रहा था, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मतलब उस पीरियड में हम उसका नहीं कर पाएंगे कार्रवाई, नहीं कर पाएंगे तो हमारा टाइम एक्सक्लूड कर दो, हमें और एक्सटेंड कर दो, हमें और पीरियड चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आता है मैं फटाफट से एक बार रीड करा देती हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल एक बार हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स आर नॉट एस्टेब्लिश्ड और फॉर अ नोटिस इशूड इन फ्रॉड कोस्ट टैक्स नो डिटरमाइन। देखो, वेयर एन एपेलेट अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट वो क्या कंक्लूड करते हैं कि नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74(1), जो आपने सेक्शन 74(1) में, 74 कौन सा था, फ्रॉड वाला था, आपने जो नोटिस इशू किया है दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर अ रीजन, वो सस्टेनेबल ही नहीं है, वो वैलिड ही नहीं रहा, दैट द चार्जेस ऑफ द फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट इवेड द टैक्स हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड। जो नोटिस आपने इशू करा था वो खारिज हो गया, मतलब वो आप वैसी चीजें उसके ऊपर एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए अगेंस्ट द पर्सन। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा टैक्स पेबल, जैसा कि नोटिस सेक्शन 73 में इशू हुआ था। मान लो आपने 74 में उसको नोटिस इशू करा, ये मान के कि फ्रॉड था, पर एट द एंड क्या हुआ, टैक्स तो इवेड हुआ, टैक्स तो इवेड हुआ, पर वो एज अ फ्रॉड आप उस पर एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि तुमने फ्रॉड किया था, आप उसके ऊपर फ्रॉड का चार्ज नहीं लगा पाए। तो ये मान के कि आपने सेक्शन 73 में नोटिस इशू करा था, आप उसकी टैक्स वगैरह की अमाउंट कैलकुलेट कर दोगे, मतलब आप ये डीम कर लोगे कि आपने सेक्शन 73 का नोटिस ही इशू करा था, सेक्शन 73 का नोटिस इशू करा था। ये एमसीक्यू में हो सकता है, क्या सेपरेट नोटिस इशू करना पड़ेगा, नहीं, हम ये मान लेंगे, डीम कर लेंगे एज इफ द नोटिस इशू करा था सेक्शन 73 में। ध्यान रखना, ऐसी ऐसी चीजें ही आती हैं एमसीक्यूज में जो हमें मार खिलाती हैं। क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन 74 में आपने नोटिस इशू करा पर उसके ऊपर आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि इसने फ्रॉड करा है, तो क्या होगा, तो ये मान लिया जाएगा कि जो नोटिस है वो सेक्शन 73 में ही इशू किया गया है। उसके बाद एडजुडिकेशन ऑफ द ऑर्डर इन द पर्संस ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल वेयर एनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द डायरेक्शन ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी सच शैल बी। देखो, कोई ऑर्डर मिला, कोर्ट का कोई ऑर्डर आया, उसके अगेंस्ट आपने कुछ करना था, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, कोर्ट का कोई वो आया, ऑर्डर आया, उसके अगेंस्ट कुछ डिटर्मिनेशन प्रोसीडिंग्स होनी थी, तो कब होंगी, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द सेट डायरेक्शन। आपको किसने डायरेक्शन दी, डायरेक्शन दी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी, तो जब डायरेक्शन के ऊपर आपने ऑर्डर निकालना है तो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर निकालना है। हमने क्या पढ़ा, 74 पे आपने इशू करा था पर 74 का आप उस पर स्टेब्लिश ही नहीं कर पाए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने 73 में नोटिस इशू करा। फिर आपने क्या करा, अगर कोई ऑर्डर आया है कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का, आपने उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करनी है, तो कब करना पड़ेगा, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेट डायरेक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ सेट डायरेक्शन। जिस दिन आपको डायरेक्शन मिली उस दिन से, जिस दिन आपको डायरेक्शन की कम्युनिकेशन आई उस दिन से 2 साल की बात हो रही है। उसके बाद सिंपल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो हमें देना ही पड़ेगा।
लेकिन क्या बोला गया है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमें देना पड़ेगा। एडजर्नमेंट मान लो वो बंदा आया ही नहीं, तो मैक्सिमम एडजर्नमेंट कितनी हो सकती है, 3 टाइम्स। मैं ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवा रही हूँ, सो प्लीज डो नॉट इग्नोर दिस। इसी में एक बार देख लो सो दैट आपके माइंड में बैठ जाए। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, 74 में आपने उसका चार्ज लगाना था, 74 में आप लगा नहीं पाए, 73 में लोगे तो क्या बन जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि जो नोटिस है वो 73 में इशू किया गया था। फिर क्या पढ़ा हमने कि अगर आपने कोर्ट या ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन पे ऑर्डर देना है तो विद इन 2 ईयर्स में देना पड़ेगा। विद इन 2 ईयर्स कब से, कम्युनिकेशन ऑफ द डायरेक्शन, जब आपको डायरेक्शन कम्युनिकेट हुई उससे विद इन 2 ईयर्स। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी है, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स की एडजर्नमेंट पॉसिबल है, मैक्सिमम 3 टाइम्स की एडजर्नमेंट पॉसिबल है। ऑर्डर होना चाहिए स्पीकिंग ऑर्डर, ऑर्डर होना चाहिए स्पीकिंग ऑर्डर। उसके बाद आ जाइए फटाफट से, देखो द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिमांडेड, आपने जो भी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी की अमाउंट जो आपने डिमांड किया ऑर्डर में, शेल नोट बी इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड इन द नोटिस, मतलब जितना आपने नोटिस में कहा था आपको ऑर्डर भी मैक्सिमम उतना ही निकालना पड़ेगा। नो डिमांड शेल बी कंफर्म्ड और अकाउंट्स ऑफ अदर देन, देखो आपने जो नोटिस दिया, नोटिस में कुछ ग्राउंड्स दे दिए, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे आपका ये था, ठीक है। तो अब आप जो आप ऑर्डर निकाल रहे हो तो आपके जो कंफर्म्ड थे, नो डिमांड शेल बी कंफर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स, आपने जो नोटिस में जो ग्राउंड्स दिए थे उन्हीं ग्राउंड्स पे आपने डिमांड निकालनी है, उसके अलावा नहीं निकालनी है। एंड जो अमाउंट था वो भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता जो आपने नोटिस में बोला था। चलो, where appellate authority or tribunal court modifies the amount determined by the officer, the amount of interest shall modified accordingly। वो क्या कह रहा है, appellate ट्रिब्यूनल, जब आप ऊपर जाते हो, जो कोर्ट वगैरह मॉडिफाई कर देता है, जो आपसे मेन डिपार्टमेंट ने मांगा था आप उसके अगेंस्ट ऊपर चले गए, जो उन्होंने मान लो मॉडिफाई कर दिया, तो वो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली टेकिंग इनटू अकाउंट द, देखो मान लो टैक्स मॉडिफाई कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी वगैरह भी मॉडिफाई हो जाएगी, है ना, इंटरेस्ट पेनल्टी भी मॉडिफाई हो जाएगा। सिंपल सी बात। अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्या बोला, हमने क्या बोला था, आपने सेक्शन 74 में नोटिस इशू करा पर 74 स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो ये मान लिया जाएगा 73 में। अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर पे आपने कुछ करा है, कोर्ट के डायरेक्शंस पे आपने ऑर्डर देना है तो विद इन 2 ईयर्स। फिर मैक्सिमम एडजर्नमेंट कितनी हो जाएंगी, मैक्सिमम एडजर्नमेंट पॉसिबल है फॉर द 3 टाइम्स पॉसिबल है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, आप उतना ही डिमांड निकाल सकते हो जितना आपने नोटिस में दिया था, उतना ही ऑर्डर में डिमांड निकाल सकते हो और ग्राउंड्स भी वही होंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंडेटरी है चाहे ऑर्डर में ना स्पेसिफाई किया हो। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास नोटिस आया, एडजुडिकेशन ऑर्डर आया, ऑर्डर में ये लिखा था आपका सोर्स ऑफ टैक्स अमाउंट पेंडिंग है, आप जाके कह रहे हो भाई तुमने टैक्स लिखा, इंटरेस्ट तो लिखा ही नहीं। दिस इज सो नेचुरल कि अगर आपने अमाउंट पे करने के लिए मान लिया है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वो इंटरेस्ट भी आपको मेंशन करे, करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, इंटरेस्ट की अमाउंट तो पे करनी ही पड़ेगी, इंटरेस्ट की अमाउंट तो पे करनी ही पड़ेगी। एडजुडिकेशन ऑर्डर टू बी पास मैंडेटरी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। देखो क्या कह रहा है ये, फटाफट से हम डिटेल में इसको देखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं 3 ईयर्स 5 ईयर्स वाला केस, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स वाला केस है, यहाँ पे वो टाइम पीरियड बता रहा है। अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स और इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79। ये हम पढ़ेंगे कि अगर कोई सेल्फ असेस्ड आपने टैक्स किया है और वो आपने पे नहीं किया है तो सेक्शन 79 में सीधा उसकी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, सेक्शन 79 में सीधा उसकी प्रोसीडिंग हो जाएंगी, सेक्शन 79 में सीधा प्रोसीडिंग हो जाएंगी। वो क्या कह रहा है, अगर पेनल्टी सेक्शन 73 74 में लगा दी गई है, जो हम पढ़ के आए हैं वो पेनल्टी लग गई है तो कोई और पेनल्टी सेम उस पे नहीं लगेगी। सेक्शन 73 74 में पेनल्टी लग गई है तो कोई और पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 76 आ जाओ, टैक्स आपने कलेक्ट तो किया पर पे नहीं किया,
टैक्स कलेक्ट तो किया पर डिपॉजिट नहीं किया। हमने क्या कहा था? इसमें सिर्फ ये 2 पॉइंट करने हैं क्योंकि बाकी सब रिपीट हैं। हमने पढ़ लिया था ऊपर ऑलरेडी कि जो इश्यू ऑफ नोटिस का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन ऑर्डर कब देना होता है? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस के लिए क्या बोला है? देखो, वेयर एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैज नॉट बीन सो पेड नहीं किया गया है, प्रॉपर ऑफिसर आप पे नोटिस सर्व कर सकता है। कोई भी टाइम पीरियड इसमें नहीं दिया गया है, तो इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस हो सकता है कभी भी, और आपको जो ऑर्डर देना है वो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस देना है। ये बाकी रिपीटेड पॉइंट है सारे के सारे। उसके बाद आ जाता है एक सेक्शन नंबर 77। सेक्शन नंबर 77 क्या बोलता है? टैक्स wrongfully collected and paid to the central government और स्टेट गवर्नमेंट। आपने wrongfully कलेक्ट कर लिया। देखो, आपने आईजीएसटी कलेक्ट करा था पर आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? जो आपको करना चाहिए था वो तो करो। मेरे को क्या पे करना चाहिए था? मुझे आईजीएसटी पे करना चाहिए था, वो तो मैं पे करने वाली हूं, तो आईजीएसटी आप पे कर दो। एंड जो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने गलती से पे कर लिया उसका इंटरेस्ट, उसको आप रिफंड ले लो। अब एक बात बताओ, इसमें क्या इंटरेस्ट लगेगा आपको एक्स्ट्रा? नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपकी अमाउंट तो आप डिपॉजिट करवा चुके हो ना। गवर्नमेंट के पास पैसा देर से नहीं जा रहा, सिर्फ हेड्स चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहां कहीं ये बात लिखी होनी चाहिए, मैं एक बार रीड कर लेती हूं। विदाउट एनी इंटरेस्ट। देखो एग्जांपल में आ रहा है विदाउट एनी इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं देना। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो आपकी जा चुकी थी ना ऑलरेडी, सिर्फ हेड्स की जो एलोकेशन है वो गलत हुई थी, अमाउंट तो आपकी ऑलरेडी जा चुकी थी। उसके बाद आ जाइए फटाफट से रिकवरी प्रोसीडिंग्स। क्या आ जाएंगे हम? रिकवरी प्रोसीडिंग। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं वाटर, फिर हम स्टार्ट करते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग। चैप्टर कर देंगे हम आज फिनिश। रिकवरी प्रोसीडिंग्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई वांट कि मैं एक बार आपको इसमें से रीड करवा दूं सो दैट आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आई नो अगर कुछ चीजें करवाई जाती हैं लेक्चर में तो हमें दोबारा से सिटिंग देना बहुत डिफिकल्ट लगता है ना। सिटिंग देना इज वेरी डिफिकल्ट, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आज ही। एक बार देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे बाकी चीजें रीड की यहां से भी हम इसको अच्छे से रीड करेंगे। कल एक बार मैं फास्ट रिविजन कराऊंगी एंड इसके क्वेश्चंस गो थ्रू करवा दूंगी। चलिए फटाफट से हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो, इनिशिएशन ऑफ द रिकवरी प्रोसीडिंग। रिकवरी, अब आपने डिमांड निकाली, अब उसको रिकवर कैसे कर रहे हो? द रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर फाइनल स्टेप्स टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ द टैक्स। आपका टैक्स कलेक्ट करने का फाइनल प्रोसेस है वो। अमाउंट कंफर्म होगी एडजुडिकेशन के बाद। देखो, एनी अमाउंट पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, कोई भी अमाउंट टैक्सेबल पर्सन ने पे करनी है इन द पर्सन ऑफ द ऑर्डर एंड मस्ट बी पेड बाय सच पर्सन। वो पर्सन कब पे करेगा? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर। 3 महीने के अंदर अंदर पे करना है। अगर उसने पे नहीं किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगाई जाएंगी। सिंपल सी बात, जब उसको नोटिस सर्व हुआ, नोटिस इशू हुआ या सर्व हुआ? सर्व हुआ, उसको मिल गया। सर्विस ऑफ नोटिस से उसको 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अगर 3 महीने के अंदर अंदर वो पेमेंट नहीं कर पाता तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर ली जाएंगी। तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर लिया जाएगा।
However, where the proper officer consider it expedient, interest revenue recorded in writing, तो क्या कर सकता है, अगर उसको लगता है कि जरूरी है तो 3 महीने से कम के अंदर अंदर भी वो रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकता है। हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, क्या 3 महीने से कम भी हो सकता है पीरियड? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब प्रॉपर ऑफिसर को एक्सपीडियंट लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, की मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू के इंटरेस्ट में उसको लगता है तो 3 महीने से कम का पीरियड हो सकता है। आपको क्या माइंड में रखना है, जब नोटिस पीरियड सर्व हुआ, ऑर्डर सर्व हुआ सॉरी, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर पे करना है। पे नहीं किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आता है रिकवरी ऑफ द टैक्स। फटाफट से, इफ द अमाउंट पेबल इज नॉट पेड बाय द पर्सन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ 3 मंथ्स, तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएंगी एंड वेरियस एक्शंस टेकन बाय द रिकवरी ऑफिसर। बहुत सारे वो एक्शंस लेगा कि किन किन मोड से पैसा कलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शंस फॉर द रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यू, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि रिकवरी कैसे कैसे हो सकती है। सबसे पहली बात, डिडक्शन ऑफ द मनी फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू सच टैक्स पेयर। हो सकता है गवर्नमेंट ने ही कुछ अमाउंट पे करनी थी टैक्स पेयर को, उसको काट लो और बाकी अमाउंट पे कर दो। वो हमारी दे नहीं रहा है, 3 महीने हो गए, तो काट लो बाकी पे कर दो। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी है तो ध्यान से देखना, ठीक है। हो सकता है उसकी कुछ गुड्स है, उसको बेच के आप रिकवर कर लो। पहला हमने क्या पढ़ा, हमने उसको कुछ पे करना था। डिडक्शन ऑफ द मनी, अपनी मनी को डिडक्ट कर लो, कहां से? फ्रॉम एनी अमाउंट पेबल टू सच पर्सन। आपने उस पर्सन को कुछ अमाउंट पे करनी थी, आप उसमें से पैसा काट लो। हम कहते हैं ना, मैंने तेरे 100 देने हैं, तूने मेरे 70 देने हैं, मैं 70 काट के 30 पे कर देता हूं तुम्हें, तो सेम एज। सेकंड, उसकी गुड्स आप बेच सकते हो। तीसरा, डायरेक्ट द अदर पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू। ए से मैंने प्रोसीडिंग करी, ए से पैसा लेना था, अब बी ने ए को पैसा देना था, तो मैं इस पर्सन को डायरेक्ट कर रही हूं जिससे इसने पैसा लेना था। ए ने जिससे पैसा लेना था, मैं उसको कह रही हूं तुमने ए को पैसा नहीं देना, तुमने गवर्नमेंट को पैसा देना आगे। तो 3 चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा, डिडक्ट कर लो जितना उसको देना है उसमें से। सेकंड, उसकी गुड्स को सेल कर दो। तीसरा, डायरेक्ट करो उस पर्सन को जिससे उस पर्सन ने पैसा लेना था। हमने जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाई है, उसने किसी से पैसा लेना था, उसको बोलो भाई तूने ए को नहीं देखी, मुझे गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। या फिर अटैच कर लो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच डिफॉल्टर, उस डिफॉल्टर से जो जो प्रॉपर्टी थी वो अटैच करके बेच लो, अपना पैसा उससे रिकवर कर लो। फिर से रिपीट करो, क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्या बोला मैंने? सबसे पहली बात, डिडक्ट कर लो अमाउंट को, डिडक्ट कर लो जितना उसको देना था उसमें से। फिर उसकी कुछ गुड्स है तो बेच दो, उसकी कुछ गुड्स है तो बेच दो। फिर थर्ड पर्सन को क्या करो, उसको डायरेक्ट करो कि ये अमाउंट आपने ए को ना देके मुझे देनी है क्योंकि इसका पैसा गवर्नमेंट को ड्यू है। या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच कर लो जो डिफॉल्टर से बिलोंग कर रही थी, ठीक है। मोड्स ऑफ रिकवरी, ये बार बार अब वही मोड्स की बात करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। काट लो उससे पैसा, फिर उसकी गुड्स बेच दो, जितना आपका बनता था, ठीक है, बाकी उसको वापस कर देना है पैसा। देखो, वो कह रहा है उतनी ही वो करेगा, अमाउंट खुद लेगा जितना उसको अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हुए हैं वो भी उससे काट लिए जाएंगे। वेयर द डिफॉल्टर पेज द अमाउंट अंडर द रिकवरी इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस बिफोर द इश्यू ऑफ नोटिस फॉर ऑक्शन। आपने कहा ये पैसा तो दे नहीं रहा है, अब हम ऑक्शन करके गुड्स बेच के पैसा कलेक्ट कर लेंगे। ऑक्शन से पहले ही उसने दे दिया तो सारी जो ऑक्शन की प्रोसीडिंग्स है वो कैंसिल हो जाएंगी और उसकी गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा। आपने ऑक्शन पे लगा दिया कि वो पैसा तो देके जा नहीं रहा है, अब हम ऑक्शन करके बेच के अपना रिकवर कर ले, बट वो ऑक्शन से पहले ही आ जाता है तो ऑक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गार्निशिंग प्रोसीडिंग हो जाएंगी। बस ये हम एक बार क्वेश्चन से कर लेंगे, ये कुछ खास नहीं है, रिपीट बेसिस पे हो रहा है बार बार, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स है इतने डिटेल में लिखने को नहीं आते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्वेश्चन में हेडिंग के थ्रू दिया हुआ है, तो एक बार मैं वहां से लर्न करवाऊंगी आपको, वो चीज सारी हो जाएगी। अननेसेसरी इस पे भी टाइम
वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, फालतू का हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में आएगा वो पॉइंट भी हम अच्छे से कर लेंगे। चलो एक बार मैं देख लेती हूँ, कुछ ऐसा जरूरी है बताने का तो मैं डेफिनेटली आपको एक बार बता देती हूँ। सेक्शन 80 बात कर रहा है, आ जाओ सेक्शन 80 पे आ जाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Considering the various business aspects, the provision for the payment of all the amounts other than self-assessed tax in installment have also been made. Self-assessed को छोड़ के other than the self-assessed tax in installment have also been made. A person can avail the benefit of payment in installment. वो ये भी कह सकता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मेरे से आप इंस्टॉलमेंट में ले लो। एप्लीकेशन उसको किसको करनी पड़ेगी? कमिश्नर को करनी पड़ेगी और रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सो एंड सो रीजन है जिसकी वजह से मैं पैसा एक साथ नहीं दे पाऊंगा तो मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना अलाउड कर दो। जब उसको कमिश्नर को रिसीट मिलेगी तो मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट में हो सकता है एंड ऑन द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल इंटरेस्ट। तो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है? 24 इंस्टॉलमेंट हो सकती है। इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इवन वन इंस्टॉलमेंट, अगर एक भी पेमेंट में डिफॉल्ट हो सकता है तो द होल आउटस्टैंडिंग बिकम ड्यू एंड पेबल इमीडिएटली। अगर एक भी आपने इंस्टॉलमेंट में देने में गड़बड़ी कर दी तो सारी की सारी जो आपकी पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो इमीडिएटली ड्यू मान ली जाएगी। वो सारी की सारी इमीडिएटली ड्यू मान ली जाएगी। इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट था। आगे तो ये बताया प्रिस्क्राइब फॉर्म में ये करनी है आपने एप्लीकेशन, ये नॉर्मल सी बात है, ये हमारे लिए नहीं है। तो मेन हमने क्या पढ़ा? मेन हमने ये देखना है कि अगर एक पर्सन अदर देन सेल्फ असेस टैक्स को इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट किसको करेगा? मेरे साथ रिपीट करो, कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा? रीजंस बताएगा एंड रिक्वेस्ट करेगा और मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट के लिए बोल सकता है। यस, तो क्या होगा? अगर एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हुआ, अगर देयर इज अ डिफॉल्ट इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट ऑल्सो, द होल अमाउंट शैल बिकम ड्यू ऑन इमीडिएटली। सारी की सारी अमाउंट इमीडिएटली ड्यू हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस, ये अभी हम चलो देख लेते हैं, इसको भी हम फटाफट से। Where a person after any amount has become due from him creates a charge or parts with the property belong to him, possession by way of sale, mortgage, other mode of transfer। मैं एक मिनट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। वो क्या करता है, उसके ऊपर उसको पता लग गया कि गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेगा, वो कोई चार्ज क्रिएट कर सकता है, किसी को गिरवी दे सकता है सेल पे। तो ऐसा अगर उसने कुछ किया है तो उसको हम वॉइड मान लिया जाएगा, उसको वॉइड मान लिया जाएगा। हाउएवर सच चार्ज शैल नॉट बी वॉइड, उस चार्ज को वॉइड कब नहीं मानेंगे? इफ इट इज मेड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन गुड फेथ में। अगर गुड फेथ में किया गया है तो उसको हम वॉइड नहीं मानेंगे। विदाउट नोटिस ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, सिंपल सी बात है, आपने गवर्नमेंट को फ्रॉड करने के लिए उस पर कोई चार्ज क्रिएट कर दिया तो वो वॉइड बन जाएगा। अगर आपने कोई काम गुड फेथ में किया तो वो वॉइड नहीं बनेगा। उसके बाद टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी इन एनी लॉ, कुछ भी लॉ में लिखा हो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन। एक टैक्सेबल पर्सन ने कुछ भी अमाउंट देनी है और any other amount on tax interest he is liable to pay to the government shall be first charge on the property of such taxable person। सिंपल सी बात है, इसको मारो काटा, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद क्या आता है? प्रोविजनल अटैचमेंट टू द प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। एसेट का प्रोविजनल अटैचमेंट की बात हो रही है। प्रोविजनल अटैचमेंट कैसे कैसे होगा एंड क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, देखो क्या कह रहा है। वेयर द